नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू, सहायक प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष गवर्नमेंट ईवी पीजी कॉलेज कोरबा से हूँ। आज मैं आपके सामने एमए अर्थशास्त्र सेकंड सेमेस्टर के भारतीय आर्थिक नीति ये एक प्रश्न पत्र है, उसका यूनिट फर्स्ट का निजीकरण एवं विनिवेश, इस पर मैं आपसे वार्तालाप करूंगी। तो आइए हम जानते हैं निजीकरण एवं विनिवेश क्या होता है। इस पर बहुत ज्यादा पहले बहस हो चुकी है, लेकिन उसी बहस का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम निजीकरण एवं विनिवेश में शामिल करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसके अंतर्गत निजीकरण क्या है, अध्ययन की दृष्टि से अर्थ, परिभाषा और तात्पर्य क्या होता है, फिर निजीकरण के उद्देश्य क्या है, निजीकरण और रणनीतिक बिक्री की धारणा क्या है, फिर भारत में निजीकरण हुआ, कैसे हुआ और उससे संबंधित कुछ तथ्य, निजीकरण हुआ तो उससे संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हुई, उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे, और अंत में जानेंगे निजीकरण के लाभ क्या क्या होते हैं। तो आइए इन सब चीजों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं निजीकरण क्या है, तो निजीकरण एक घटना या प्रक्रिया है। सबसे पहले व्यवसाय या उद्यम, कौन से उद्यम? सार्वजनिक सेवा के जो उद्यम होते हैं उनको यदि हम निजी या प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं या हस्तांतरित कर देते हैं या स्थानांतरित कर देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम निजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं अर्थव्यवस्था हमारी क्या है? उतरण, उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करती है। इसका उल्लेख हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। और हम जानते हैं कि भारत में यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रित स्वरूप अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होने के कारण और हम 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट करने के कारण जिसमें हम एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमुख स्थान देते हैं, इस नीति को यदि हमने अपनाया है अपने देश में, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के बाद से निजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों के की जो प्रवृत्ति है अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वे घाटे की स्थिति में चल रहे हैं। इसके कारण निजीकरण किया जाना एक विचार विमर्श का विषय बना हुआ है। तो इस तरह से हम क्या जानते हैं, हमने क्या जाना अभी तक? निजीकरण क्या है? यह एक घटना है और इस घटने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हम कहें कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम जानते हैं अध्ययन की दृष्टि से इसके क्या अर्थ हैं और इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। इसका अर्थ हम लेते हैं आर्थिक सुधारों के नए सेट का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक भूमिका देना है, महत्व देना है, और सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र से कमतर भूमिका देना है। अर्थात अब फर्स्ट प्रेफरेंस हम निजी क्षेत्र को देते हैं और सेकंड प्रेफरेंस हम सार्वजनिक क्षेत्र को देते हैं। तो ये निजीकरण का अर्थ। इसी तरह से परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से कुछ को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना क्या है? निजीकरण है। कभी कभी डेरेगुलेशन के पर्याय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जब एक भारी और विनियमित निजी कंपनी का या उद्योग को कम विनियोजित किया जाता है। 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को हम फिर से परिभाषित करते हैं और उसकी जगह हम निजी क्षेत्र की भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम यह देखते हैं कि वित्तीय अनुशासन में सुधार होता है, आधुनिकीकरण की सुविधा हमको प्राप्त होती है और पीएसयू के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निजी पूंजी और प्रबंधकीय क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। इसी तरह से सरकार प्रबंधकीय निर्णय लेने में स्वायत्तता देकर
सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता में सुधार करने के प्रयास के कारण निजीकरण को प्राथमिकता देती है। तो इस तरह से हमने अभी इसमें क्या जाना, निजीकरण क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र को यदि हम निजी क्षेत्र में कन्वर्ट करते हैं तो ये निजीकरण है। इसके मुख्य फायदे या उद्देश्य क्या होते हैं? सरकार के अनुसार मुख्य रूप से वित्तीय अनुशासन और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाना ही निजीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। फिर हम आए निजीकरण से तात्पर्य क्या लेते हैं। निजीकरण से तात्पर्य हम कई तरह से इसका तात्पर्य लिया जाता है, इसके अलग अलग फील्ड होते हैं। इसमें हम यदि देखें तो निजीकरण एक बहुचर्चित विषय है, यह कहा जाता है। जब बहस होती है तो हम यह कहते हैं। निजीकरण का अर्थ अनेक प्रकार से व्यक्त किया जाता है। संकुचित दृष्टि से निजीकरण का अभिप्राय सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत कार्यरत उद्योगों में निजी स्वामित्व के प्रवेश से लगाया जाता है। और विस्तृत दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर सार्वजनिक उद्योगों में निजी प्रबंध और नियंत्रण के प्रवेश से लगाया जाता है। निजीकरण के उपयुक्त दोनों विचारधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि निजीकरण को विस्तृत रूप से ही देखा जाना सार्थक होगा हमारे लिए। फिर हम देखें सार्वजनिक क्षेत्र से यदि निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाए तो तकनीकी दृष्टि से इसे अधिनियम कहा जा सकता है, जिसका आशय यह है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे उनमें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। 1991 की पॉलिसी में इसे स्पष्ट किया गया है। इसी तरह से हम यह देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाया जाना यह उचित प्रतीत होता है। आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निजीकरण का अर्थ यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। क्यों खोले? क्योंकि हमें इससे सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा लाभ मिलता है, हम ज्यादा पूंजी कमा सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूरी तरह या उनके एक हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से निजीकरण का तात्पर्य हम बहुत विस्तृतता के रूप में यहाँ पर देखते हैं। फिर हम आते हैं वास्तव में निजीकरण जब हम करते हैं या इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था का पहला उद्देश्य जो है वह हम यह देखते हैं कि वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करे। गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि क्षेत्रों में लगाना चाहिए, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक और आधारभूत संरचना इत्यादि में। इसी तरह से गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संपोषित किए जाने वाले दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के उत्तरोत्तर बाह्य प्रवाह को रोककर सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना चाहिए। यह भी निजीकरण का एक उद्देश्य है। इसी तरह से वाणिज्यिक जोखिम, जिस सार्वजनिक क्षेत्र में करदाताओं का धन लगा हुआ है, को ऐसे निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना जिसके संबंध में निजी क्षेत्र आगे आने के लिए उत्सुक और योग्य है। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लगा धन जनसाधारण का होता है, इसलिए कारपोरेट क्षेत्र में लगाए जा रहे अत्यधिक वित्त की मात्रा पर विचार किया जाना अति आवश्यक है। अगला उद्देश्य वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादन परिसंपत्ति, जिसको हम एनपीए की मात्रा कहते हैं, दबावग्रस्त परिसंपत्ति, बढ़ते भ्रष्टाचार और बेहतर प्रबंधन और संचालन क्षमता की समस्या आदि की वजह से सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात भी कही जा सकती है। तो इस तरह से ये सारे उद्देश्य जो हैं ये निजीकरण के उद्देश्य के रूप में कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं विनिवेश और रणनीतिक बिक्री क्या है। सबसे पहले देखें विनिवेश क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारों की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। अर्थात सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो शासन के अधीन थे उसको उन्होंने 51% सरकार
प्राइवेट सेक्टर को बेचती है और 49% अपने हिस्से में रखती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यह विनिवेश कहलाती है। इसके लिए सरकार अपने हिस्से के शेयर्स को किसी निजी इकाई को स्थानांतरित कर देती है, किंतु उस उपक्रम पर उसका स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है। जब रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है, अर्थात स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको हम रणनीतिक बिक्री कहते हैं। साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री एक प्रकार से निजीकरण है, जिसको हम पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं। तो रणनीतिक बिक्री क्या है? प्राइवेटाइजेशन की एक पूरी प्रक्रिया है। इसके तहत हम यह भी देखते हैं कि आखिर यह विनिवेशीकरण क्यों जरूरी हुआ शासन के लिए। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको विनिवेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्तमान में 79 सार्वजनिक इकाइयां घाटे में चल रही हैं। इसमें देश की उतनी पूंजी लगी हुई है, अगर उस निवेश की उगाही कर ली जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक को 1,30,000 रुपए मिल सकते हैं। अर्थात सार्वजनिक इकाइयां जो घाटे में चल रही हैं, उसमें शासन का 51% हिस्सा लगा हुआ है। इस निवेश पर नागरिकों को आय मिलने के स्थान पर इन्हें जीवित रखने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रही है। यह वित्त मंत्री का संकेत था। इसके तहत सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के प्रति सरकार खुली है। विशेषकर वित्त मंत्री 4 इकाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें पुनर्जीवित करना कठिन पाया गया है। इन्होंने केवल इनके निजीकरण पर खुले होने की बात कही है। जैसे दुकानदार कहता है कि ग्राहक के लिए दरवाजे खुले हैं, ग्राहक नहीं आया तो धंधा यूं ही चलता रहेगा। इन इकाइयों के निजीकरण के प्रति भी सरकार आक्रामक नहीं है। तो इस तरह से इनकी आवश्यकता, विनिवेशीकरण की आवश्यकता हमको हुई, क्योंकि सार्वजनिक इकाइयां घाटे में चल रही हैं। घाटे में चलने के कारण यहाँ पर 75 इकाइयां तथा लाभ में चलने वाली सैकड़ों इकाइयों के निजीकरण की सरकार को आवश्यकता नहीं दिख रही है। हाँ, यदि ये भी घाटे देने लगी तो सरकार इनके निजीकरण पर भी विचार करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इसी तरह से 58,425 करोड़ रुपए की विशाल राशि विनिवेश के माध्यम से अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। विनिवेश तथा निजीकरण की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा मौलिक अंतर है। विनिवेश में इकाई पर सरकार का स्वामित्व बना रहता है, जैसा हमने अभी पढ़ा। कंपनी के 49% से कम शेयर बाजार में बेचे जाते हैं और 51% शेयर शासन के पास में रहता है, जिससे कंपनी का स्वामी बदल जाता है। विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक इकाइयों की समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि इनका कामकाज सरकारी ढंग से ही चलता रहता है और प्रायः इसकी प्रक्रिया निजीकरण की अपेक्षा धीरे होती है। केवल सतही सुधार किए जाते हैं। कंपनियों के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी के शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार होता है। निवेशकों की कंपनी के कार्यकलापों पर नजर रहती है। प्रबंधन में गड़बड़ी होने पर शेयर के दाम घटने लगते हैं और सरकार सचेत हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समझौते के अनुरूप कंपनी द्वारा तमाम सूचनाएं सार्वजनिक की जाती है, परंतु सार्वजनिक कंपनियों का मूल चरित्र पूर्ववत बना रहता है। इस तरह से हम इस बात का आकलन करते हैं। फिर हम आए भारत में निजीकरण हुआ किस सिद्धांत के तहत हुआ और कैसे हमने इसको अपनाया। तो हम इसको कह सकते हैं भारत में निजीकरण। भारत में निजीकरण के सिद्धांत को हमने जिस तरह से अपनाया, यह राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेदों के कारण निजीकरण की गति थोड़ी सी धीमी हुई, लेकिन इस कार्यक्रम को हमने 1991 से लगातार यहाँ पर लागू करने का या अपनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 1991 में प्रारंभ में जब परंपरागत औद्योगिक एवं आर्थिक नीति को छोड़कर उदारीकरण और निजीकरण पर आधारित नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। नई आर्थिक नीति के साथ ही उदारीकरण और निजीकरण का शंखनाद हुआ। भारत में इस बात पर सर्वानुमति है कि सरकार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दूर रहना चाहिए।
इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो सरकार के पास संसाधनों की कमी है और दूसरा यह कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान अकुशल हैं और घाटे पर चल रहे हैं। भारत में निजीकरण के तौर तरीके पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ विनिवेश निजीकरण का मुख्य आधार रहा है। विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर स्वदेशी या विदेशी निजी निवेशकों के हाथ में बेच दिए जाते हैं। 91-92 से 2001-2 तक कुल मिलाकर 65,300 करोड़ रुपए विनिवेश के माध्यम से अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि सिर्फ 191435 करोड़ रुपए अक्टूबर 2001 तक वास्तव में प्राप्त किए गए। कई कमजोर सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों को खरीदने के लिए निजी निवेशक तैयार ही नहीं हुए। इसी तरह से मूल्यांकन के आधार के संबंध में कई विवाद उत्पन्न होते हैं, उस पर भी ध्यान दिया गया। विनिवेश का उद्देश्य केवल सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबंध क्षमता और लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय साधन भी उपलब्ध करवाना है, जो संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में निजीकरण का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। यहाँ निजीकरण का कार्यक्रम सफल भी हुआ, सीमित मात्रा में सफल हुआ, लेकिन औद्योगिकरण एवं व्यावसायिक लाइसेंसिंग नीति को अपनाकर, विदेशी विनिमय की नीति को अपनाकर, आयात निर्यात नीति को अपनाकर, कर नीति को उदार बनाकर और निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाकर हमने इस बात को यहाँ पर अर्थात निजीकरण को हमने यहाँ पर सफल बनाया है। कैसे सफल बनाया है यदि हम इसको देखें, रेल और सुरक्षा क्षेत्र को छोड़कर अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के शेयर निजी निवेशकों के हाथों बेचे जा रहे हैं। इसमें 100% हमको उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और 100% हमें सफलता मिल रही है। भारत निवेशकों के साथ मिलकर विदेशी निवेशक काफी संख्या में संयुक्त उपक्रम स्थापित कर रहे हैं। इसी तरह से उद्योग और व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इनमें से कई अब अनारक्षित भी कर दिए गए हैं और निजी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसी तरह से बैंकिंग और बीमा व्यवसाय के द्वारा भी निजी क्षेत्र के द्वार खोल दिए गए हैं। विगत कई वर्षों से ऐसा लगने लगा है कि केंद्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए निजीकरण की प्रक्रिया को तेजी प्रदान करने का प्रयास कर रही है, अर्थात हम अपने राजकोषीय घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए भी निजीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने लगातार लाभ अर्जित करने वाले अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों को सीएमसी, विदेश संचार निगम और आईबीपी का निजीकरण किया, तब उससे अब सरकार की नीयत पर संदेह होने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के चलते सरकार के द्वारा लाभ अर्जित करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का देश में विरोध हो रहा था और इसी पर बहस चल रही थी और सभी अपना अपना मत दे रहे थे। तो इस तरह से निजीकरण करने से सरकार को जहां लाभ हो रही है वहां घाटा भी हो रहा है। दो पक्ष है, लाभ और हानि। और जब लाभ होता है तो वहां पर घाटे के साथ साथ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ये समस्याएं क्या क्या हैं, आइए हम इसको देख लेते हैं। समस्याओं के रूप में आर्थिक समस्या, सामाजिक लाभ भी हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की कई कठिनाइयां हैं, इसी को हम समस्याओं के रूप में यहाँ देखते हैं। सबसे पहली है समस्या, निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है, जो बड़े पैमाने का माना जाता है और प्रबंधन और कार्य संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत रहते हैं। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है तो ये कार्य में परिवर्तन हो गया, इसको न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए बड़े पैमाने पर लोग इसे सीखना नहीं चाहते और इसका विरोध करते हैं। उसी तरह से निजीकरण के पश्चात कंपनियों की विशुद्ध परिसंपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जन सामान्य के लिए नहीं किया जा सकेगा, यह भी एक प्रतिबंध आ जाता है। निजीकरण द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचने के लिए निगमीकरण प्रोत्साहित हो सकता है, जिससे धन संकेंद्रण की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह से व्यापारिक एकाधिकार की वजह से बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो जाएगा, यह भी कहा जाता है। इसी तरह से कार्यकुशलता औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का एकमात्र उपाय निजीकरण नहीं है। इसके लिए तो समुचित आर्थिक वातावरण और कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन होना आवश्यक है।
भारत में निजीकरण की अर्थव्यवस्था की वर्तमान सभी समस्याओं को एकमात्र उपाय नहीं माना जा सकता, ये भी एक समस्या है। इसी तरह से सरकारी नियंत्रण के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके कुप्रभावों को भी सीमित कर पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण काम है। अर्थात हम हर एक चीज को, निजीकरण को पूरी तरह से खुली छूट नहीं दे सकते। यदि हम देंगे तो हमारे सामने बहुत समस्याएं आएंगी। तो ये सारी बाधाएं। अब इसके कुछ हमको लाभ भी दिखते हैं, इस लाभ को भी हम यहाँ पर देख लें। निजीकृत कंपनियों में बाजार अनुशासन के परिणाम स्वरूप वे और अधिक दक्ष बनने के लिए बाध्य हो गए और अपने वित्तीय एवं आर्थिक कार्यबल के निष्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो ये हमारा एक लाभ है। निजीकरण के परिणाम स्वरूप निजीकृत कंपनियों के शेयरों की पेशकश छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को किए जाने से शक्ति और प्रबंधन को विकेंद्रित किया जा सकेगा। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा हम कहें कि आशावादिता का संकेत है। निजीकरण का पूंजी बाजार पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्रों का उपयुक्त निजी क्षेत्रों के लिए खोल देने से, जो हमने द्वार खोल दिया है, उससे आर्थिक गतिविधि में वृद्धि तो हुई है। कुल मिलाकर मध्यम से दीर्घावधि तक अर्थव्यवस्था, रोजगार और कर राजस्व पर लाभकारी भी प्रभाव पड़ेगा, यह भी कहा जाता है। इसी तरह से दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त हो जाने से अधिक विकल्प, खुले रास्ते हमारे सामने आ गए हैं, जो कि सस्ते और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के चलते उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी, यह भी कहा जा रहा है। तो इस तरह से निजीकरण के क्षेत्र में हम यह देखते हैं कि लाभ भी हो रही है, हानि भी हो रही है। 1991 से हमने निजीकरण को अपनाया है, तो इस सबका मिला जुला असर हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम यह कहते हैं कि वर्तमान में भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण भारत जैसे देश में, जहाँ की गतिशील अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमारा कैसा है, विकासशील स्वरूप है, और अर्थव्यवस्था में कार्य निष्पादन, कारपोरेट शासन के साथ साथ एनपीए जैसी समस्याओं के कारण सरकार द्वारा निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना अपरिहार्य हो गया है। इसलिए सरकार को इस कदम के साथ साथ सामाजिक और सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक सकारात्मक कदम उठाया जा सके। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र से हमको फायदा नहीं हो रहा है। जब हमने सार्वजनिक क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया, तो उससे हमको बहुत तेजी से हमारे राजस्व में वृद्धि भी दिखाई दी है। इसलिए हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि निजीकरण भारत के लिए एक अच्छा दिशा निर्देशक और आशावादिता के रूप में देखा जा रहा है। धन्यवाद।